Good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening, Animes. Good evening, Raj. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening to all of you. एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे बेटा. Everyone do comment so that ये हम लोग इंश्योर कर लें कि ऑल द कमेंट्स आर विजिबल. तो रतनदीप, निशिकांत, अनिमेश, राज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आदित्य, अरे कहाँ रह गए बाकी लोग? रमन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलो भाई प्रदीप, सभी लोग आ जाओ जल्दी से, देन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. तो सबूज, क्षितिज, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन. चलो, तो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातचीत की दैट वाज रिलेटेड टू द, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया दैट वाज रिलेटेड टू द स्ट्रेस एनालिसिस. तो रिजिड पेमेंट के केस में व्हील लोड स्ट्रेस की हम लोगों ने बात की, वार्पिंग स्ट्रेस की बात की और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की बात की. बिल्कुल बेटा, ये हाईवे की लास्ट क्लास है आपकी. तो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी एनर्जी के साथ और उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग इस सब्जेक्ट को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. तो दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ योर हाईवे इंजीनियरिंग. ठीक है. सो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द डिज़ाइन ऑफ जॉइंट. डिज़ाइन ऑफ जॉइंट का डिस्कशन करेंगे और जॉइंट के बारे में और बार्स के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किया कि सर दो तरीके की दो तरीके के सर हमारे यहाँ पर क्या होने वाले हैं, जॉइंट्स होने वाले हैं. एक ट्रांसवर्स जॉइंट्स विल बी देयर, ट्रांसवर्स जॉइंट्स होंगे और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होंगे. ट्रांसवर्स में आपने बोला एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, वार्पिंग जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था दीज आर द एक्सपेंशन जॉइंट. ये आपके क्या थे? दीज आर योर एक्सपेंशन जॉइंट. कुछ जॉइंट आपने प्रोवाइड किए हैं, दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट. यह आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट था. और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो आपने बार प्रोवाइड की थी बेटा उसको हम लोग बोलते हैं टाई बार. और ट्रांसवर्स जॉइंट्स में जो बार आप प्रोवाइड करते हैं, अरे क्या हो गया, हाईवे लास्ट क्लास. हाँ, अभी सर्वेइंग में मिलेंगे, अभी रेलवे एंड एयरपोर्ट में मिलेंगे. हाँ कहीं जा थोड़ा रहे हैं भाई. हाँ, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं. तुम लोग तो इमोशनल करके ही मानोगे क्या? क्यों भाई? हाँ? तो डोंट गेट इमोशनल, अभी लगातार मिलते रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं. ठीक है. टाई बार एंड डावल बार का काम क्या है? आ रहे हैं बेटा. टाई बार और डावल बार का काम क्या है, इनके बारे में बातचीत करेंगे और इनकी डिज़ाइन के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में जो हम लोगों ने बार प्रोवाइड किए हैं उनको हम लोग बोलते हैं टाई बार. और ट्रांसवर्स जॉइंट्स में जो बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनको बोलते हैं डावल बार. यहाँ तक का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. अब आगे बातचीत करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट की डिजाइनिंग की. बेटा यहाँ से सवाल आता है 2 नंबर का, और सबसे अच्छी बात क्या, बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल आता है. बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल आता है, आपको देखने को मिलता है. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो आपने बोला सर प्रोवाइडेड टू टेक केयर द एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज मोर देन द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर ऑफ द पेमेंट. जब कभी भी हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जब कभी भी हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पेमेंट की कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आवर इंटायर पेमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड. ये पेमेंट क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी. और जब एक्सपेंड कर रही है इसका मतलब क्या है? द पेमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ. एक्सपेंशन में तो यही होने वाला है ना. When the payment will expand, that means the payment will try to increase the length. और अगर लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपने स्पेस नहीं प्रोवाइड किया, इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द स्पेस टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेमेंट, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर टॉप सरफेस अनइवन हो जाएगी. देखो लेंथ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा. अब ये पेन है, अब इस पेन के मैंने दोनों एंड को फिक्स कर दिया और टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करूंगा तो जो अभी आपको स्ट्रेट दिख रहा है ये कर्व हो जाएगा. यस और नो? और कर्व डिस्टेंस जो होगी वो स्ट्रेट डिस्टेंस से ज़्यादा होने वाली है.
तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये इंक्रीज तो होगा। इसलिए मैंने क्या किया कि अब हम कुछ गैप प्रोवाइड कर देते हैं एक टाइम एक एक इंटरवल के बाद, जिससे जब कभी भी पेमेंट का एक्सपेंशन हो तो वो एक्सपेंशन हो पाए, जिससे टॉप सरफेस में किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन हमें देखने को ना मिले। क्योंकि टॉप सरफेस में अगर किसी भी तरीके से डिफॉर्म हो गया तो हमारे व्हीकल की राइडिंग क्वालिटी को ये अफेक्ट कर देगा। इट विल अफेक्ट द राइडिंग क्वालिटी ऑफ द व्हीकल एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट डिजायरेबल। So for that, what we will do, we will provide the delta gap between the concrete slab. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, आईआरसी ने बोला कि प्रोवाइड द डेल्टा सच दैट, ये जो डेल्टा गैप आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए ये जो डेल्टा गैप आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, प्रोवाइड द डेल्टा सच दैट आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट there should be a remaining or left gap of the delta by 2। ये क्या चक्कर है? आपने बोला कि आफ्टर allowing the full expansion of the payment there should be a remaining or left gap of the delta by 2। इस तरीके से आप डेल्टा प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, अब ये जो डेल्टा का स्पेस आप देख पा रहे हैं, दिस डेल्टा स्पेस में ये वाली पेमेंट भी एक्सपेंड करेगी एंड दिस पेमेंट विल ऑल्सो एक्सपेंड। जितना इनको एक्सपेंड करना है कर लेने दो, जितना इनको एक्सपेंड करना है कर लेने दो, लेकिन उसके बाद भी डेल्टा बाई 2 का गैप यहां पर रह जाना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कभी भी एक्सपेंशन के लिए हमारे पेमेंट को जगह कम ना पड़े। वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली बात है। जितना भी एक्सपेंशन हो सकता है हम उससे ज्यादा का गैप प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ इन केस हमारे कैलकुलेशन से ज्यादा का एक्सपेंशन हुआ तो भी वहां पर स्पेस होना चाहिए ताकि पेमेंट एक्सपेंड कर जाए। अगर ये स्पेस कम पड़ जाता, थोड़ा सा भी स्पेस कम पड़ जाता, तो आपको नहीं लगता है टॉप सरफेस फिर से डैमेज हो जाती? तो ये इंश्योर करने के लिए आईआरसी ने बोला अ डेल्टा गैप इज प्रोवाइडेड सच दैट इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द स्लैब डेल्टा बाई 2 गैप शुड इज ऑलवेज मेंटेन इनटू बिटवीन दैट द फिलर मटेरियल इज मेड। अब होता क्या है, अब दो पेमेंट के बीच में पहली बात तो एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होते हैं ये फुल डेप्थ ज्वाइंट होते हैं। तो दिस इज द डेप्थ और द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। तो पूरी थिकनेस में कट कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो दीज आर द फुल डेप्थ ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स आर द फुल डेप्थ ज्वाइंट। तो बेटा कहानी यहां पर यह है कि हम यहां पर जो रिमेनिंग गैप रह जाएगा यहां पर कोई फिलर मटेरियल भर देंगे। अब खाली गैप तो छोड़ नहीं सकते हैं, और अगर खाली गैप आप छोड़ दोगे तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी कंक्रीट पेमेंट में मूव करते हैं और आपका व्हीकल कार मूव कर रहा है या बाइक मूव कर रहा है, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद आपको आवाज सुनाई पड़ती कट 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 की। सुना है कभी? वो आवाज तब आती जब आपका व्हीकल क्या कर रहा होता है, उन ज्वाइंट्स के ऊपर से निकल रहा होता है। तो थोड़ी थोड़ी दूर में आपने जो ज्वाइंट्स प्रोवाइड किए हैं, जब व्हीकल व्हील उसके ऊपर से निकलेगा तो वो क्या करेगा, वहां की आवाज आपको सुनाई पड़े, क्योंकि वो ज्वाइंट्स जो हैं वो स्मूथली फिल्ड नहीं है। अगर उन ज्वाइंट्स को प्रॉपरली हमने फिल कर दिया होता, लेवल कर दिया होता, तो वो आवाज नहीं सुनाई पड़ती, व्हील आपका आसानी से आगे निकल जाता। बट क्योंकि यहां पर गैप है, डेल्टा का गैप है, उसकी वजह से ये व्हील क्या करता है, इस पॉइंट पे आके टकराएगा तो आपको एक आवाज, एक इंपैक्ट सुनाई पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है हमारे यूजर के लिए। दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम और दैट विल क्रिएट द डिस्कंफर्ट टू आवर यूजर। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहां पर हम अगर सेम मटेरियल को फिल कर देते तो भी दिक्कत है। ये जो डेल्टा बाई 2 का गैप रह जाएगा, यहां पर हम कंक्रीट से कम डेंसिटी के मटेरियल को फिल करते हैं, क्योंकि अगर सेम मटेरियल को, सेम डेंसिटी को आप फिल कर देते तो फिर जब एक्सपेंशन होता तो जो फिलिंग करी आपने वो कंप्रेस कैसे होती? समझ रहे हो इस बात को? अगर सेम मटेरियल, सेम कंक्रीट को हमने इस जॉइंट में, गैप में भी फिल कर दिया होता, तो जब हमारी पेमेंट एक्सपेंड करती तो ये वाला मटेरियल तो कंप्रेस ही नहीं होता, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। इसलिए क्या करते हैं, कंक्रीट से कम डेंसिटी वाले मटेरियल जैसे रबर हो गया, फाइबर बोर्ड हो गया, इन सब लो डेंसिटी वाले मटेरियल को आप इस खाली जगह में क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ताकि जब कभी भी पेमेंट का एक्सपेंशन हो तो वो मटेरियल क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए,
जिससे आपकी ये पेमेंट क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए। यहां तक की बात क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि ऑलवेज वी विल प्रोवाइड द डेल्टा गैप इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट सच दैट आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट देयर शुड बी अ लेफ्ट गैप ऑफ द डेल्टा बाई टू। तो भैया एक बात बताओ, डेल्टा टोटल गैप था, डेल्टा बाई टू गैप हमें आखिरी में छोड़ना भी है, तो फाइनली एक्सपेंशन कितना हो सकता है? दिस पेमेंट कैन एक्सपेंड डेल्टा बाई फोर और दिस पेमेंट कैन एक्सपेंड डेल्टा बाई फोर। तो यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है टोटल एक्सपेंशन जो होगा दोनों पेमेंट का मिला के वो होगा डेल्टा बाई फोर प्लस डेल्टा बाई फोर एंड दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा बाई टू। यस और नो? टोटल एक्सपेंशन जो आप यहां पर करवा रहे हैं वो डेल्टा बाई टू तो ही होगा। तो सवाल है यहां पर ये पूछा जाता है कि ये स्पेसिंग कितनी रखी जाए एक्सपेंशन ज्वाइंट के बीच में। व्हाट शुड बी द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट? व्हाट शुड बी द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट? तो देख लो भैया कितना एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हो। डेल्टा बाई टू का एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेन। कितना एक्सपेंशन हो सकता है? एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर एल इज द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट, डेल्टा इज द विड्थ ऑफ द एक्सपेंशन ज्वाइंट, टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको आप टी बोल दो या डेल्टा टी बोल दो, और अल्फा इज द कॉफिशेंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं एल की वैल्यू। तो एल क्या हो जाएगा? एल इज गोइंग टू बी डेल्टा अपॉन टू अल्फा डेल्टा टी। ये लो। तो क्या हम यहां से स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट निकाल सकते हैं? एक्सपेंशन ज्वाइंट में कौन सा मटेरियल फिल करते हैं? अभी तो बताया लो डेंसिटी मटेरियल लाइक रबर और फाइबर बोर्ड। अब है, अभी तो बताया, नहीं बताया? रबर, रबर और फाइबर बोर्ड लिख दूं? तो रबर आप यूज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनकी डेंसिटी कंक्रीट की डेंसिटी से कम होना चाहिए ताकि ये कंप्रेस हो पाए, ताकि ये कंप्रेस हो पाए। क्लियर बेटा? तो भैया यहां से सारे टर्म अगर मुझे पता है तो मैं स्पेसिंग निकाल सकता हूं। आईआरसी ने कुछ गाइडलाइन भी दी है कि जब कभी भी एक्सपेंशन ज्वाइंट के लिए आप गैप प्रोवाइड करेंगे, दैट गैप शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर। ये डेल्टा की वैल्यू जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्पेसिंग जो है वो 140 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग जो है वो 140 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर डेल्टा और एल दोनों अननोन है? नहीं अननोन है ना, फिर डेल्टा गिवन होगा ना। एक इक्वेशन से एक ही अननोन तो निकलेगा। एक इक्वेशन से एक ही अननोन तो निकाल सकते हैं बेटा हम। एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे निकालेंगे? तो अगर आपसे एल पूछा जाएगा तो ये सारी चीजें पता होंगी, अगर आपसे डेल्टा पूछा जाएगा तो ये रिमेनिंग चीजें पता होंगी। क्लियर है? चलो एक सवाल करवा देता हूं सो दैट आपको आइडिया लग जाए किस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। ये सवाल जो आप देख रहे हैं बेटा, ये गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम है। ये गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम है। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और बताइए क्या आंसर होगा इसका। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एवरीवन ट्राई टू सॉल्व, everyone try to solve this question and tell me what will be the answer. टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। हाँ भाई सॉल्व कर रहे हैं? आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? बोलो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं?
हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अरे सिंपल प्रॉब्लम है भाई, कहाँ रह गए? देखो कहाँ रह गए, क्या बोला गया है? तो बोला गया है द इफ द विड्थ ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट डेल्टा इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर and the temperature at the time of construction is given as 20 degrees Celsius, then find out the spacing between the joint for a maximum temperature of 45 degrees Celsius. अल्फा की जरूरत पड़े तो 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये डेटा आपको दे रखा गया है। तो भैया हम जानते हैं कि पूरा एक्सपेंशन कितना होगा, डेल्टा बाई 2 विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी हम यहां से निकाल सकते हैं 45 माइनस 20, दैट विल बी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? डेल्टा टी आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता चल गया। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 सेंटीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी कितना दे रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो एल की वैल्यू निकाल दो, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द यूनिट्स, और आप फाइनल आंसर यहां से निकाल सकते हैं मीटर में। फाइनल आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं मीटर में, और वो आंसर आ जाएगा 33.33 मीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट। दिस इज गोइंग टू बी द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट। क्या प्रॉब्लम थी इसमें बताइए? दिस इज गोइंग टू बी द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो सवाल में ये बोला गया हो या ना बोला गया हो, ये कंडीशन हमेशा फिक्स है कि हमेशा वी विल प्रोवाइड द डेल्टा सच दैट आफ्टर अलाउइंग द फुल एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट देयर शुड बी ए लेफ्ट और रिमेनिंग गैप ऑफ द डेल्टा बाई 2। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो हो सकता है वो डेल्टा बाई 2 ही होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार जरा सभी लोग कमेंट करो। एनर्जी लो हो रही है भाई, एक बार सभी लोग कमेंट करो ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन डू कमेंट। तो कहां चले गए सब? ये सवाल क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? ये सवाल क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्यों भाई? अच्छा उदास हो? हाँ? उदास नहीं होना भाई, जीवन में खुश रहना है। चलें आगे बातचीत करें। तो इतनी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए कम से कम रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ज्वाइंट, कि ये फुल डेप्थ ज्वाइंट होते हैं। इनमें जो टोटल एक्सपेंशन होगा वो डेल्टा बाई 2 का होगा। रिमेनिंग गैप जो हमें छोड़ना है वो डेल्टा बाई 2 होना चाहिए। कभी भी डेल्टा की वैल्यू 2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सेंटीमीटर से, और लेंथ ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन ज्वाइंट should not be greater than 140 meter. So these are the guidelines, these are the discussion related to the expansion joint that you should know, and I hope the entire discussion is clear to everyone. हाँ चलिए आगे बातचीत करिए। अरे भाई एनर्जी मेंटेन रखो, दुखी मत हो यार, एनर्जी मेंटेन रखो, दुखी मत हो। हाँ लास्ट में दुखी कर दोगे फिर तुम मुझे। इतना ज्यादा इमोशनल ना हो भाई, एकदम रिलैक्स रहो। मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे सर्वेइंग में मिलेंगे, और उसके बाद रेलवे एंड एयरपोर्ट में मिलेंगे। डोंट वरी, बीच बीच में भी मिलते रहेंगे, ठीक है? अरे तो सभी लोग कनेक्ट हो जाना भाई, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बोलो भाई, नाम तो तुम्हें मेरा पता ही है। चलो चलो थोड़ा जादू कर लेते हैं, तो चलो थोड़ा जादू कर लेते हैं। नाम तो पता ही है तुम्हें। अबे हाँ सही हो गया। क्यों भाई? नाम तो पता ही है। हाँ हो गया, देखो जादू। तो नाम से मिल ही जाएंगे तुम्हें हम। ये लो, ठीक है? बिल्कुल टेंशन ही कोई बात नहीं। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो,
कहीं पे भी लगे आपको कि मेरी जरूरत है, कनेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी, डोंट वरी। हम कहीं नहीं जा रहे, परेशान ना हो, ठीक है। खुश हो गए? और जादू दिखाएं? तुम लोग भी यार कैसी कैसी बातें करते हो। लो, इतना इमोशनल हो जाओगे हमें नहीं पता था। ये लो, जादू जादू खेलते हैं। ये सब तुम्हारे साथ ही सीखे हम। ये सब जो हुनर हैं वो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ही सीखे हैं। चले, चलिए तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन। अगले डिस्कशन की बात कर लेते हैं बेटा। और अगला जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। देखो, एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में एक फर्क है। एक्सपेंशन ज्वाइंट जो थे वो फुल डेप्थ ज्वाइंट थे। अब ये पूरी की पूरी पेमेंट है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जब हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर फील्ड के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो उस केस में पेमेंट क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करे, कहाँ से करे? देखो, अब अपने इसको साइज को रिड्यूस करना है, तो मैंने कुछ प्री डिफाइंड कट मार्क कर दिए हैं। तो जब कभी भी इस पेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस। तो इसके लिए हम लोग एक प्री डिफाइंड लोकेशन में क्या करते हैं बेटा? प्री डिफाइंड लोकेशन में क्या करते हैं? हम लोग कट मार्क कर देते हैं। कट कितना मार्क करते हैं? h/4। तो जिस समय आप पेमेंट बना रहे हैं, अगर इस पेमेंट की थिकनेस h है, तो यहाँ पर एक टूल होता है इस तरीके का हमारे पास, उससे h/4 का एक कट मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इस कट को मार्क करने के बाद हुआ क्या? अब जब ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसी पॉइंट के अबाउट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स। यहां पर क्रैक फॉर्म होंगे, तो प्रोवाइड टू टेक केयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेमेंट। और कॉन्ट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द पेमेंट्स ड्यूरिंग द श्रिंकेज एंड मॉइस्चर वेरिएशन। कंस्ट्रक्शन contraction joints are provided deliberately at an equal interval to predefine the location of the crack. It is not the full depth joint. इनकी डेप्थ कितनी होती है? h/4। इनकी डेप्थ कितनी होती है? h/4। तो ये कहानी थी आपकी ये कहानी थी कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में आपके पास चॉइस है। देखो, एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में जो आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, दोनों ही ज्वाइंट की रीइंफोर्समेंट को हम लोग बोलने वाले हैं डाबल बार, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट और इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे, यस और नो? अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ रोड प्रोवाइड करेंगे। और ऐसी हर बार को आप डाबल बार बोलने वाले हैं, जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक होगी या अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ रोड होगी। तो देखो, डाबल बार जो होती है वो कंपलसरी होती है इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट को जब कभी भी आप डिजाइन करेंगे तो वहां पर डाबल बार हम जरूर प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट को आप डिजाइन कर सकते हैं विद डाबल बार एंड विदाउट डाबल बार, तुम्हारी मर्जी है। यू कैन डिजाइन द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट विद डाबल बार और विदाउट डाबल बार। हम दोनों ही डिजाइनिंग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट को अगर हम डाबल बार के साथ प्रोवाइड करते हैं या विदाउट डाबल बार प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में आपने कोई भी डाबल बार प्रोवाइड नहीं करी। देखो, अब तुम मुझे बता दो याद करना है या समझना है, जैसा बता दो। अगर याद करना तो ये सब लिखा हुआ है, अगर याद करना तो ये सब लिखा हुआ है, समझना है तो बताओ। सर, तो एक्सपेंशन ज्वाइंट में डबल बार कट जाएगा ना? नहीं कटेगा, रुक जाओ। देखो, मान लो ये एक पेमेंट है, देखो समझो, मान लो ये पेमेंट है। थोड़ा 1 मिनट का टाइम दोगे? नहीं तो फिर जादू होगा नहीं ना। जादू होगा? अरे जादू आदू कुछ नहीं होता है भाई, खेल होता है, खेल। लाइफ इज अ खेल, खेलो। तो मान लो ये एक तुम्हारी पेमेंट है,
जरा समझो। रुक जा मेरे लाल। डावल बार ओनली कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट पे देंगे ना? नहीं भैया, हर वो बार डावल बार है जो आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। डावल बार कंपलसरी बार होती है इन द केस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट। क्यों? इन द केस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट क्यों होती है अभी बता रहा हूं। कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद डावल बार और विदाउट डावल बार, तो दोनों केस एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बोला यहां पर अभी मैंने कोई डावल बार प्रोवाइड नहीं करी है, अभी इस कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट में किसी भी तरीके का कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है। ये तुम्हारी देखो, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी एक कंक्रीट की स्लैब है, दिख रहा है? बोलो, ये कंक्रीट की स्लैब दिख रही सभी को? अब होगा क्या, ड्यूरिंग द विंटर तुमने क्या बोला था, सब याद करो। तुमने बोला था ड्यूरिंग द विंटर द होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी बोलो जल्दी। विंटर के टाइम पे ये पूरी की पूरी पेमेंट क्या करेगी, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब दोनों साइड से पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सेंटर वाले पोर्शन में जो स्ट्रेसेस आएंगे उसका नेचर लिख के भेज दो जल्दी से मुझे। ड्यूरिंग द विंटर when the whole payment will try to contract, what will be the nature of the stresses at the center of this payment? टेंशन साहब बस। क्या यहां पर अभी कोई बार आपने प्रोवाइड की है? क्या अभी यहां पर आपने कोई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है? आंसर इज नो। अभी हम देख रहे हैं वी आर डिजाइनिंग द डावल बार, वी आर डिजाइनिंग द कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट विदाउट डावल बार। मतलब केवल और केवल यहां पर क्या है, कंक्रीट है। तुम्हें नहीं लगता है ये पेमेंट कब तक सेफ है? बताओ, सोच के बताओ। तुमने आरसीसी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सेंस से सोच के बताओ। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, डेटा देता हूं। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहां पर 5 यूनिट के टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। ये पेमेंट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इसकी वजह से सेंटर में 5 यूनिट के 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं यहां पर सेंटर में। रुक जाओ पहले सुन लो अक्षत, रुक जाओ। ये पेमेंट सेंटर में तब तक सेफ है जब तक यहां पर जो आपने कंक्रीट प्लेस करी है उसकी स्ट्रेंथ 5 न्यूटन 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगी। भैया इस जगह पर है तो कंक्रीट, सेंटर पे है तो कंक्रीट। अगर कंक्रीट की क्षमताओं से कम के स्ट्रेस डेवलप होंगे तो ये पेमेंट जिंदा रहेगी। अगर अगर कंक्रीट की क्षमताओं से ज्यादा के स्ट्रेसेस डेवलप हो गए, द पेमेंट सिचुएशन विल बी लाइक दिस। देखो जादू। क्योंकि ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे वो इस पन्ने के, वो इस कागज की क्षमताओं से ज्यादा हो गए, पन्ना धुआं धुआं हो गया। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर ये टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हैं वो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएंगे, पेमेंट ऐसे फेल कर जाएगी। पेमेंट ऐसे फेल कर जाएगी। मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हो कि नहीं? तो अगर मैं आसान भाषा में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या होगी सेफ कंडीशन? क्या होगी सेफ कंडीशन? तो मैं लिखूंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेवलप्ड टेंसाइल फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। बोलो बेटा, बस ये कंसेप्ट था, इसको अच्छे से समझ लो। कोई फॉर्मूला जीवन में कभी नहीं याद करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला जीवन में कभी नहीं याद करना पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अगर ज्यादा है या फिर चलो बराबर भी है डेवलप्ड टेंसाइल फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस से, तो हमारी पेमेंट कैसी रहेगी? सेफ रहेगी। तो हमारी पेमेंट बेटा कैसी रहेगी? पेमेंट विल सेफ। हद है।
अरे भैया अब बचा क्या? तो आपने बोला हमारे कंक्रीट की सर जो स्ट्रेंथ है वो एसएफ है, मान लो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है वो मान लो एसएफ है। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाले थे, एफ इंटू गामा इंटू एल एक्स बाई टू, याद है? मैग्नीट्यूड निकाला था फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का लास्ट क्लास में, और ये भी बताया था कि आने वाला जो टॉपिक है ज्वाइंट, वो पूरा का पूरा आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस पे ही बेस्ड है। कहानी शुरू हो गई देखो भैया। अगर मुझे इसकी वैल्यू बता दी जाए तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो हैं अगर वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बराबर हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्पेसिंग जो होगी वो ये हो जाएगी, टू स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंटू एफ इंटू गामा। भैया हमें यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट पता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हमें पता है, और अगर हमें एससी की वैल्यू कोई बता दे और एफ की वैल्यू कोई बता दे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हम यहां से स्पेसिंग निकाल सकते हैं? ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो आपने स्पेसिंग निकाली है वो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इफ इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के केस में हम डावल बार प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग क्या होगी, ये होगी, देख लो। द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज गोइंग टू बी, द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज गोइंग टू बी, अरे कुछ नहीं किया भाई, ये फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे टेंसाइल, सेफ कंडीशन क्या है, ये टेंसाइल फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बराबर हो जाएं। यहां से हमें एलएक्स निकालना था, टू इंटू एस सी इंटू एफ इंटू गामा। अभी डावल बार डिजाइन ही नहीं कर रहे हैं, इसमें तो डावल बार है ही नहीं प्रियंका बेटा, अभी तो डावल बार प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो डावल बार प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, उस केस को एनालाइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, अगर कंक्रीट गामा की वैल्यू 2400 पुट कर दें, स्टैंडर्ड वैल्यू है, कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है, आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 0.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। पेमेंट और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.5। तो अगर सभी स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट कर दे, 2 × 80 इंटू क्या था, 2 × 80 एफ इंटू गामा, एफ 1.5 गामा 2400 यूनिट्स को अगर चेंज कर दें तो यहां से स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ जाएगा 4.5 मीटर। और यह आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में हम डाबल बार प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग क्या होगी। मतलब हर 4.5 मीटर में, हर 4.5 मीटर में आपको एक 100 कट मार देना है जिस समय आप ये पेमेंट बना रहे होंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो हाँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सभी को आ गया कि केवल मनीष को ही आया है? सभी को समझ में आ गया, यस और नो? सभी को समझ में आ गया, यस और नो? तो कंसेप्ट हमने यूज किया है, डेवलप्ड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अगर डेवलप्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएंगे तो ये पेमेंट क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। दिस पेमेंट विल फेल। अब अगर हम सर डावल बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिजाइन प्रिंसिपल क्या होगा, तो इस पे चलें। इसके पहले ही मैं चाहता हूं आप इसका कंसेप्ट मुझे बताइए। इफ वी आर डिजाइनिंग द, if we are designing the contraction joint by providing the dowel bar, तो what should be the approach, आप कैसे उस पेमेंट को सेफ रखेंगे, उसकी अप्रोच क्या होगी। अरे तुम्हें सब पता है, तुम्हें यकीन मानो सब पता है। और जादू देखोगे? और जादू दिखाएं।
नहीं भैया, कहाँ एक्स्ट्रा, इतनी कठिन कठिन बातें क्यों कर रहे हो? यार थोड़ा स्ट्रेस संभल नहीं रहा है, कह रहे हो एक्स्ट्रा स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए डिजाइन करेंगे। हम तो स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, देखो सीधी बात है। काहे का स्ट्रेस है? अब तो मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। ये पेमेंट है। पेन मैंने कुछ है, रुको जरा 1 मिनट। पता नहीं, देखो भी जिंदा है कि नहीं, आई डोंट नो। ट्राई करते हैं। किस्मत बहुत अच्छी तुम्हारी। देखो, ये वही वाली प्यारी सी पेमेंट है। ये वही वाली प्यारी सी पेमेंट है। अब आपने इस कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में देखो 3 डावल बार प्रोवाइड कर दिए, दिख रही हैं? यही तो हुआ। बोलो, ये डावल बार दिख रही हैं सभी को? नाउ इन द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट वी हैव प्रोवाइडेड द डावल बार। मैं चाहता हूं ये पूरी की पूरी पेमेंट सेफ रहे। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं चाहता हूं ये पूरी की पूरी पेमेंट सेफ रहे। विंटर, पेमेंट का कॉन्ट्रैक्शन, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जो होंगे वो टेंसाइल होंगे मेरे लाल। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स भी तो टेंसाइल होगा अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं। बोलो हाँ। अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं तो यहां पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी तो टेंसाइल होगा। बोलो हाँ। और यहां पर तुमने प्रोवाइड कर रखा है स्टील। तुम्हें नहीं लगता है अगर डेवलप हुआ फ्रिक्शन का फोर्स इस स्टील की क्षमताओं से ज्यादा हो गया तो ये बार फेल हो जाएगी? यहां पर एक बहुत प्यारा सा एजम्पशन ले रखा है कि जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस की बातें हो रही हैं अब उनको बियर करने में कंक्रीट कोई योगदान नहीं दे रहा है। ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस, ऑल द टेंसाइल फोर्सेस विल बियर बाय द दीज डावल बार ओनली। स्लिपिंग एक अलग चीज है। ना 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 मेरे लाल, ना ना ना, स्लिपिंग एक अलग चीज है। स्लिपिंग एक अलग चीज है, बार टूट जाएगी। स्लिपिंग तो एक अलग फेलियर है। तो अगर डेवलप्ड टेंसाइल फोर्स जो हैं, अगर डेवलप्ड टेंसाइल फोर्स जो हैं इस स्टील की कैपेसिटी से ज्यादा हो गए, खेल खत्म। कितने पन्ने फड़वाओगे आज तुम? डेवलप्ड टेंसाइल फोर्स जो थे, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो थे वो इस स्टील के स्ट्रेंथ से अगर ज्यादा हो गए, पेमेंट विल फेल। समझ आया? समझ आया? समझ आया हाँ या ना? समझ आया हाँ या ना? कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। आओ देखें, आओ देखें। तो जब हम डावल बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या मैं सेफ कंडीशन लिख सकता हूं? तो क्या मैं सेफ कंडीशन लिख सकता हूं? डेवलप्ड फ्रिक्शनल टेंसाइल फोर्सेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बार। क्या ये सेफ कंडीशन मैं लिख सकता हूं? क्या मैं सेफ कंडीशन ये लिख सकता हूं? यस और नो? लिख सकता हूं। क्या एजम्पशन लिया आपने? ऑल द टेंसाइल फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर टेकन केयर बाय द स्टील ओनली। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमने यहां पर क्या कर दिया है? निग्लेक्ट कर दिया है। तो लिख दो भैया। अरे आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस ऑलरेडी पता थे, ये एरिया ही तो है, एल वाई इंटू एच। बोलो, तो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इंटू एरिया क्या हो जाएगा मेरे लाल? कोई मुझे बता दो, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है? बचपन में मुझे कभी पढ़ाया गया था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है
फोर्स अपॉन एरिया, तो भैया स्ट्रेस इनटू एरिया क्या हो जाएगा, इतना ही तो टेंसाइल फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं, इतना ही तो टेंसाइल फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं, ये बराबर हो जाए बस, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अरे भैया ये क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस, स्टील में कितना स्ट्रेस अलाउ है, दैट इज सिग्मा एच टी, और ये है स्टील का एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेंथ ऑफ द बार है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ द बार है क्या, बोलो हाँ। नहीं निकाल पाओगे यहां से एलेक्स क्या होगा, नहीं निकाल पाओगे यहां से एलेक्स क्या होगा। अब तुम्हारा मन है फॉर्मूला याद करने का तो कर लेना, मेरा जो मन था कि मैं तुमसे कंसेप्ट डिस्कस करूं, डिस्कस भी किया, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, तो जो अप्रोच तुम्हें सही लगे दैट यू कैन फॉलो, वो अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आपने बात कर ली बेटा कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की, जब आपने प्रोवाइड किया डाबल बार और जब आपने नहीं किया प्रोवाइड डाबल बार, दोनों ही केस में आप स्पेसिंग अब निकाल सकते हैं। सिग्मा एस टी क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एस टी से, एस टी होता है एरिया ऑफ स्टील, स्ट्रेस इनटू एरिया इज गोइंग टू बी द फोर्स, वो स्टील इतना फोर्स बियर कर सकता है, और ये जो डेवलप्ड टेंसाइल फोर्स है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द बार, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द बार। तो यहां पर बातचीत खत्म होती है बेटा डाबल बार की भी, यहां पर बातचीत खत्म होती है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की भी। तो दो बातें हम लोगों ने कर ली, एक्सपेंशन ज्वाइंट के बारे में डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने बातचीत कर ली कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के केस में आपने दो बातें करी, एक तो आपने बोला सर डाबल बार प्रोवाइड करेंगे तब एनालिसिस करके दिखाइए, मैंने बताया, और एक आपने बोला सर हम डाबल बार प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी एनालिसिस करके बताइए, वो भी मैंने आपको बताया। क्लियर है सर, अगला डिस्कशन क्या होता है, अगला डिस्कशन क्या होता है, तो ये बता दिया है। अब आते हैं डिजाइन ऑफ टाई बार, अब आते हैं डिजाइन ऑफ टाई बार, ये भी बढ़िया कंसेप्ट है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, नाउ कंसीडर दिस डायरेक्शन एज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, याद है, नाउ दिस कंसीडर दिस डायरेक्शन एज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। पहले तो मुझे बताओ टाई बार कहां पे प्रोवाइड की थी, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड की थी या ट्रांसवर्स जॉइंट में प्रोवाइड की थी। टाई बार हम लोगों ने कहां पर प्रोवाइड की थी, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड की थी या ट्रांसवर्स जॉइंट में प्रोवाइड की थी, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड किया था टाई बार या फिर हम लोगों ने ट्रांसवर्स जॉइंट में प्रोवाइड किया था, कह रहे हैं ट्रांसवर्स। टाई बार कहां पर प्रोवाइड किया था, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड किया था या ट्रांसवर्स जॉइंट में प्रोवाइड किया था, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में ही तो आपने टाई बार प्रोवाइड किया है। तो जितने भी लिख रहे थे ट्रांसफर्स क्लियर हो गया। अब हमें इसकी डिजाइनिंग करनी, आओ देखें। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है इसकी डिजाइनिंग में, देखो। तो सबसे पहले समझ लो टाई बार का काम क्या होता है। टाई बार का काम लोड ट्रांसफर करना नहीं है। एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, इन दोनों के बीच में ऐसे टाई बार प्रोवाइड कर दी। देखो ये है टाई बार, एक नहीं दिख रही तो लो दो कर दी तुम्हारी खुशी के लिए, दो टाई बार प्रोवाइड कर दी, देखो दिख रही हैं, दो टाई बार प्रोवाइड कर दी, दिख रही हैं। तो इनका काम लोड ट्रांसफर बिल्कुल नहीं है। तो सर आपने इन दोनों स्लैब के बीच में दो टाई बार प्रोवाइड क्यों की हैं? बेटा टाई बार हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो अगल बगल की स्लैब हैं, जो एडजेसेंट स्लैब हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स रहें, आगे पीछे ना भागे। ये पर्पस होता है टाई बार प्रोवाइड करने का। लोड ट्रांसफर कराना हमारा मकसद नहीं है, हम केवल दो एडजेसेंट स्लैब को उनकी पोजीशन पे मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए हमने टाई बार प्रोवाइड कर दी थी इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। क्लियर हुआ क्यों प्रोवाइड करते हैं?
मेन काम क्या है टाई बार का, ये समझ में आ गया। तो टाई बार्स आर प्रोवाइडेड एट द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, अबे लिखा भी था फिर भी गलत बता रहे हो तुम, हद है मतलब। एंड इट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द टाई बार इज टू कीप द एडजेसेंट स्लैब टुगेदर, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफरिंग द व्हील लोड, व्हील लोड को ट्रांसफर करने में इनका कोई काम नहीं होता है, व्हील लोड को ट्रांसफर करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। अगर कभी कोई लोड एक स्लैब से दूसरी बगल वाली स्लैब में ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होता है, दैट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द एग्रीगेट। तो मान लो फॉर एग्जांपल यह आपने एक स्लैब बनाई है और एक स्लैब आपने ये बनाई है और इसके बीच में इन दिस वे यू हैव प्रोवाइडेड द टाई बार, ये मान लो आपने टाई बार प्रोवाइड की है। इस खाली जगह में हम क्या कर देते हैं, ऐसे एग्रीगेट भी फिल कर देते हैं, ऐसे एग्रीगेट क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो अगर कभी भी कोई लोड ट्रांसफर हो रहा है किसी एक स्लैब से दूसरे स्लैब में, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट की वजह से लोड ट्रांसफर हो रहा है। वी विल यूज लो स्ट्रेंथ बार, टाई बार, देन डावल बार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी डावल बार की स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो टाई बार की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द डावल बार, क्योंकि डावल बार का काम होता है लोड को भी ट्रांसफर करना। अभी आ रहे हैं डावल बार में, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं डावल बार में। तो यहां से बेटा एक सवाल आता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टाई बार, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टाई बार, इसको जरा समझो। तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ टाई बार, लेंथ ऑफ टाई बार हमें निकालना आना चाहिए। अरे कुछ है नहीं, चलो फिर से, तुमने अगर आरसीसी नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी मैं बातचीत करता हूं, थोड़ी सी मैं बातचीत करता हूं आरसीसी की। को आरसीसी थोड़ी बहुत हमको आती है, नहीं तो तुम तो कहते लो क्या ही बड़ा बता गए सर। हम्म, सही राम ने आरसीसी पढ़ ली। हाँ? हमें नहीं पता था कि तुम आरसीसी से बिल्कुल अवेयर नहीं हो अभी। तो आरसीसी नहीं पढ़ी अभी अभी आप लोगों ने? अरे कभी न कभी कॉलेज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सुनी होगी आरसीसी। मैं क्या पढ़ा दूं, मैं जितनी काम की चीजें मैं सब बता दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। देखो आरसीसी में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। अब अंग्रेजी में तो बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, तो हमें नहीं समझ में आता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम ये बता दे रहे हैं। एक कंसेप्ट होता है डेवलपमेंट लेंथ। होता क्या है वो कंसेप्ट, कि जब कभी भी हम कंक्रीट और स्टील को यूज करते हैं, जब कभी भी हम कंक्रीट और स्टील को एक साथ यूज करते हैं, तो भैया ये कंक्रीट और स्टील एक साथ बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे बताओ, ऐसी इनकी क्या मजबूरी है, ये क्यों एक दूसरे के साथ रहे भाई? कंक्रीट और स्टील एक दूसरे के साथ हैं, मिल के समाज की मतलब मिल के पूरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लोडिंग जो आ रही है, लोडिंग जो आ रही है, उस लोड को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताओ? कंक्रीट का अलग नेचर है, स्टील का अलग नेचर है। इसका मेन रीजन क्या है बेटा, क्योंकि कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड। और जहां बॉन्ड होता है वहां पर फिर फायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। क्यों भाई, जिंदगी का ज्ञान। जहां पर जब बॉन्ड होता है आपका तो फिर प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता है। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं, तुम बस ये बताओ। आरसीसी पढ़ रहे हो, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो, कि जिंदगी का ज्ञान ले रहे हो, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तो देयर शुड बी प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड स्टील, देयर शुड बी प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड स्टील। अगर जीवन में बेटा बॉन्ड में कमी हुई, मामला फेल हो जाएगा। अगर मान लो इस कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड में कमी होती, तो जब लोड आता, जब परिस्थितियां आपके विपरीत होती, तो ये कंक्रीट और ये स्टील अलग अलग हो जाते। ये लो, बॉन्ड ही नहीं है।
लोड आया, बेंडिंग आई, कंक्रीट स्टील कह रहा हम नहीं, चलो हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ये लो। बात समझ में आएगी कि नहीं? देयर शुड बी प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील, अदरवाइज जब लोड आएगा तो ये बॉन्ड अगर फेल कर गया तो मैं, अबे कंक्रीट अलग चला गया, स्टील अलग चला गया, सोचो उस बीम के बारे में जिसके ऊपर लोड आ रहा है, कंक्रीट अलग भाग रहा है, स्टील अलग भाग रहा है, क्या होगा उस बेचारी बीम का? सोच के देखो, सोच पा रहे हो? उसने किसके भरोसे लोड ले लिया? ये उसने किसके भरोसे लोड ले लिया? कंक्रीट और स्टील के भरोसे, और ये सब निकल लिया अपने अपने रास्ते, बीम लोड खत्म, फेल। समझ रहे हो? तो ये कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्ड बना रहे, अब सुनो मेन काम की बात, कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्ड बना रहे, उसके लिए हम स्टील की कितनी लेंथ को एम्बेडेड करें, इस लेंथ को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्टील दैट शुड बी एम्बेडेड ऑन द कंक्रीट so that there should be a proper bond between the concrete and steel is known as the development length। अंग्रेजी से शुरू किया था, अंग्रेजी पे ही खत्म कर दिया, समझा हिंदी में दिया, समझ में आ गया? डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है ये समझ में आ गया? अगर ये लेंथ कम होती तो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाता, क्योंकि एरिया कम होता तो ये बॉन्ड क्या कर जाता? फेल कर जाता। अगर प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड कर दी है, नाउ देयर विल बी द प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील, इसी लेंथ को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। व्हाट शुड बी द एम्बेडेड लेंथ दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील, दिस लेंथ ऑफ द बार will be known as the development length। अब एंकरेज क्या होता है सब पढ़ाया जाएगा, अभी हमको डेवलपमेंट लेंथ की जरूरत थी वो हमने बता दी है, अभी हमें डेवलपमेंट लेंथ की जरूरत थी वो बता दी है। बाकी कभी आरसीसी डिटेल में पढ़ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है आरसीसी, बहुत ही प्यारा। तो पूरी स्टोरी है, कंक्रीट और स्टील की स्टोरी है पूरी उस सब्जेक्ट में, ठीक है? तो आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आप उन सभी कंसेप्ट्स को समझ पाओगे, बहुत मजा आएगा आरसीसी पढ़ने में। तो भैया एक बात बताओ, ये स्टील है, ये कंक्रीट है, ये स्टील है, ये कंक्रीट है, तुम्हें नहीं लगता है ये जो लेंथ प्यारी सी दिख रही है यही तो एक डेवलपमेंट लेंथ यहां पर हो गई, और ये डेवलपमेंट लेंथ यहां पर हो गई, एलडी और एलडी। मैं जानना चाह रहा हूं कि इस टोटल टाई बार की लेंथ क्या होगी। अरे भैया, एल डी प्लस एल डी प्लस ये जो गैप है इन दोनों स्लैब के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी द डेल्टा, दैट इज गोइंग टू बी द डेल्टा। So what will be the length of the tie bar? That is going to be 2 times of the development length plus delta. That is going to be the 2 times of the development length and multiply by delta, sorry, plus delta। सर ये डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है? सर ये डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है? 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी। तो यहां पर डेल्टा और ऐड कर दो, अगर डेल्टा गिवन होगा तो कंसीडर करेंगे, नहीं होगा गिवन तो नहीं कंसीडर करेंगे। अगर दोनों स्लैब के बीच में कितना गैप है ये बताया गया होगा तो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं भी कंसीडर करेंगे। तो भैया ये होता 5 इंटू सिग्मा एस टी। 5 क्या है? डाया ऑफ टाई बार, डाया ऑफ टाई बार। सिग्मा एस टी क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस। कौन से स्ट्रेसेस? मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील। टाउ बी डी क्या है? टाउ बी डी, इट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड स्ट्रेसेस, इट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड स्ट्रेसेस। खत्म।
एल टी इज द लेंथ ऑफ द टाई बार, एल टी इज द लेंथ ऑफ टाई बार। बोलो भाई, टाई बार की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे अगर ये सारे पैरामीटर गिवन हो? यस और नो? 2 नंबर का सवाल आता है यहां से, 2 नंबर का सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। बोलो, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टाई बार? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। बोलो, आगे बातचीत कर लें। तो बेटा जो लास्ट डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द डावल बार। ये देखो, लास्ट डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द डावल बार। ये देखो, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है, ये तुम्हें दिख रहा है ट्रांसवर्स ज्वाइंट। और इस ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स में, और मोर प्रिसाइजली अगर बोलें बेटा, तो ये है आपका एक एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये है आपका एक एक्सपेंशन ज्वाइंट जहां पर आपने प्रोवाइड करी है डावल बार समथिंग लाइक दिस। हर एक बार डावल बार होगी जो कि अलोंग द लेंथ, गलत लिख दिया क्या, ओहो वेट, जो कि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द डावल बार। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड स्ट्रेसेस की वैल्यू गिवन होगी, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने हैं वो भी गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, डायमीटर ऑफ टाई बार भी गिवन होगा, डोंट वरी। phi, sigma, st, tau, bd, all the terms will be given. You need to calculate the length of the tie bar. अब देखो डावल बार का काम क्या है, डावल बार का काम क्या है इसको जरा समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डावल बार? देखो, ये पहली स्लैब है, ये आपने एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड किया डेल्टा, दिस इज द एक्सपेंशन ज्वाइंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड एज अ डेल्टा। ये आपकी अगली स्लैब है, ये व्हील लोड आया P। जब ये व्हील लोड पहली वाली स्लैब के बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, जब ये व्हील लोड पहली वाली स्लैब के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा, तो तुम्हें लगता है इस P लोड की वजह से दिस इज गोइंग टू बी द डिफ्लेक्शन, स्लैब डिफ्लेक्ट करेगी। बोलो हाँ या ना? दिस इज गोइंग टू बी द डिफ्लेक्शन। अरे भैया P लोड आ रहा है, व्हील लोड आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन तो होगा ही ना। तो दिस स्लैब विल बेंड लाइक दिस। और सेकंड जो स्लैब है आपकी, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है ये टोटल यहां पर आपको दिख रहा है डिफ्लेक्शन सेटलमेंट, ये व्हील जब आगे जाएगा इस पोर्शन में टकराएगा तो एक खड़ाक से आवाज आएगी, इट विल क्रिएट द इंपैक्ट। अरे भैया व्हील मूव कर रहा है, पहली वाली स्लैब चली गई है नीचे, दूसरी वाली स्लैब वहीं पे डटी हुई है, पहिया गया और टकरा गया, तो मैं नहीं लगता इट विल क्रिएट द डिस्टर्बेंस, इट विल क्रिएट द डिस्कंफर्ट टू योर यूजर। बोलो। और भैया यही तो नीचे जाएगा, लोड तो यहीं पर है, ये गैप पार करके जब यहां पर आओगे तो ऐसे हालात देखने को मिलेंगे। तो यहां पर डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन जो आपको दिख रहा है, यहां पर डेल्टा 1 है, यहां पर 0 है, तो टोटल डेल्टा 1 का डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अभी हमने कोई भी डावल बार प्रोवाइड नहीं की है एक्सपेंशन ज्वाइंट में। एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी डावल बार इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो भैया अब एक काम करते हैं, यहां पर डावल बार प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द डावल बार। तो भैया जब ये डावल बार, अब ये पी लोड यहां पर आएगा तो अभी भी तो ये बेंड होगा, लेकिन क्योंकि अब ये दोनों स्लैब इस रीइंफोर्समेंट से कनेक्टेड हैं, तो जब ये पहली वाली स्लैब बेंड होगी तो ये कहेगी भैया तुम भी थोड़ा नीचे आ जाओ। When the both slab are connected, तो जब पहली वाली स्लैब डिफ्लेक्ट होगी तो उसी के करस्पॉन्डिंग इस रीइंफोर्समेंट की वजह से आपको नहीं लगता दोनों स्लैब डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? अरे ये चलो कम होगी, लेकिन होना तो पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टेड है रीइंफोर्समेंट से, क्योंकि कनेक्टेड हैं दोनों डावल बार से, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं डावल बार से, तो तुम्हें नहीं लगता है इसमें सेटलमेंट हो रहा, डिफ्लेक्शन हो रहा डेल्टा 1,
इसमें सिलेक्शन डिफ्लेक्शन हो रहा डेल्टा टू, तो तुम्हें नहीं लगता है दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन? पहले वाले केस में, इस वाले केस में जो डिफ्लेक्शन था, अब वो यहां पर कम हो गया है इस रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की वजह से। बोलो। तो डावल बार के दो मेन काम होते हैं। डावल बार आप प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट में, और इसके दो मेन काम होते हैं बेटा। पहला काम होता है एक स्लैब से दूसरे स्लैब में, आगे वाली स्लैब में आपको लोड को ट्रांसफर करना है। ट्रैफिक के या व्हील के लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम डावल बार प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इस डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना, ताकि व्हीकल में यूजर को किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट ना हो। और ये डिफ्लेक्शन आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द डावल बार इन द केस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। इन द केस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द डावल बार? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डावल बार? तो क्या बोला आपने? टू ट्रांसफर द व्हील लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर, टू रिड्यूस द डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन बिटवीन द टू स्लैब। I hope these 2 points are clear to everyone. I hope these 2 points are clear to everyone. कहीं पे कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो। कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराजगी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बता दो। बोलो भाई। कुछ स्पेसिफिकेशन है डावल बार की, कुछ स्पेसिफिकेशन है डावल बार की, देख लो। डायामीटर जो होता है डावल बार का वो लगभग 25 mm होता है जनरली। स्पेसिंग बिटवीन द डावल बार इज जनरली 200 mm फॉर 15 सेंटीमीटर थिक स्लैब और 300 mm फॉर 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब। यही गाइडलाइन पूछ रहे थे ना, यही गाइडलाइन पूछ रहे थे ना कि सर डाया कितना होता है, डावल बार की स्पेसिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ द डावल बार क्या होता है। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर डावल बार। These are the specification of your डावल बार। बताओ भाई। तो खेल खेल में, खेल खेल में खेल हो गया है खत्म। खेल खेल में खेल हो गया है खत्म। और हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग के 5 चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अच्छा सफर था। कमेंट देखोगे? कमेंट दिखाते हैं तुम्हें, रुको यार, ऐसी क्या बात है। तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर देंगे। लो लो देखो, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? कमेंट्स आर विजिबल टू एवरीवन? ऐसे कमेंट दिखते हैं मुझे। आई होप ऑल द कमेंट्स आर विजिबल टू एवरीवन। So how was your learning experience? How was your learning experience? We have successfully completed our course. We have successfully completed our course of the highway engineering. और ये जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है, ये कोर्स आपने जो कंप्लीट किया है, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ योर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। हाँ? तो गेट, ईएससी, स्टेट, एई, जेई, जितने भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है आपका ये रिस्पॉन्स। एंड थैंक यू एवरीवन। और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। जो कंसेप्ट आपने कंप्लीट किए हैं उन कंसेप्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज ज़रूर करते रहिए, ठीक है? बिल्कुल इसको आप क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, अरे क्या कर रहे हो?
बिल्कुल बिल्कुल बेटा, रिवीजन सेशन भी आएगा। अब क्या रुला के ही छोड़ोगे? हाँ, बिल्कुल। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अपन हाईवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा तुम लोग कर रहे हो इमोशनल। हाँ, तो मिलते हैं जल्दी अगले कोर्स में। अभी हम लोग बातचीत करेंगे सर्वेइंग की। सर्वेइंग के बाद हम लोग बातचीत करेंगे बेटा, वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का कोर्स जो आएगा वो आपका आपके प्लानर में अपडेट हो जाएगा। इन्हीं सब बेस्ट विशेष के साथ आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं बहुत जल्द। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके सभी डाउट्स आंसर किए जाएंगे। तो बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर पाएं। इसी डेडिकेशन के साथ, इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। थैंक यू एवरीवन। इट वाज ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। यस, आई कैन ऑल्सो से अब तक मैं पिछले लगभग 3 साल से ऑनलाइन में हूं, और इस बैच का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। कई चीज़ें मैं भी सीखा। हाँ, कई चीज़ें मैं भी सीखा। तो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छे से क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग बेटा, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।